Hello everyone, this is Akansha Gupta and welcome to our YouTube channel The Billick. If you are new, then subscribe my channel and press the bell icon. Today we are going to discuss about the future preceding action या फिर future perfect tense. आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? Future perfect tense के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. Future perfect tense क्या होता है या future preceding action क्या होता है, प्लस इसका फॉर्मेशन किस तरीके का होता है, कैसे हम पता करेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है, या फिर इनके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, किन किन जगहों पे हम इनका यूज़ करते हैं. ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है. फ्यूचर का मतलब क्या है? भविष्य में. परफेक्ट मतलब पूरी तरह से कंप्लीट, या प्रोसीडिंग का भी मतलब क्या होता है? कंप्लीट एक्शन. जो भी एक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बारे में जब हम लिखते हैं, उसके बारे में जब हम शो करते हैं, और वो भी फ्यूचर के लिए कर रहे हैं जब हम ऐसा, तो वो क्या हो गया? फ्यूचर प्रीसीडिंग एक्शन या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सबसे पहले जो आती है इसमें चीज़, वो है इसका फॉर्मेशन. सबसे पहले किसी भी टेंस का हम क्या समझते हैं? फॉर्मेशन समझते हैं. तो आइए सबसे पहले इसका भी हम फॉर्मेशन समझ लेते हैं कि क्या होता है इसका फॉर्मेशन. अभी तक आपने जितने फॉर्मेशन पढ़े सारे ही आपको सिंपल लगे, ये भी आपको बहुत सिंपल लगने वाला है. सबसे पहले किसी भी फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट. तो आ गया है सब्जेक्ट, ठीक है. सब्जेक्ट के बाद आती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब अगर आपने अभी तक परफेक्ट टेंस की देखी होगी तो प्रेजेंट में हम यूज़ कर रहे थे हैज़ या हैव. फिर उसके बाद जब हम पास्ट में आए तो हमने हैज़ की जो पास्ट फॉर्म होती है हैड, उसका हमने यूज़ किया. अब हम आ गए हैं फ्यूचर में. फ्यूचर में हम क्या करेंगे? क्योंकि फ्यूचर की तो ऑक्सिलरी वर्ब विल होती है, तो हम क्या करते हैं? विल के साथ हैव का यूज़ करते हैं. क्या करते हैं? विल के साथ हैव का यूज़ करते हैं. अब आपने ध्यान दिया होगा कि फ्यूचर में मैंने दो ऑक्सिलरी वर्ब बताई थी, एक विल बताई थी, एक शैल बताई थी. तो क्या हम शैल हैव का भी यूज़ करते हैं? हाँ, शैल हैव का यूज़ करते हैं. बहुत रेयरली केस में हम शैल हैव का यूज़ करते हैं. अदरवाइज सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल हैव का यूज़ करते हैं. ओके. आपने अभी तक पढ़ा था कि आई और वी होता है तो हम यूज़ करते हैं शैल का, और बाकी अदर अगर सब्जेक्ट होते हैं तो हम यूज़ करते हैं विल का. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपको एक ही ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करनी है, वो है विल हैव. ओके. आपको कोई अदर ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं. इसको भी मैं आपको बताऊंगी कि शैल हैव का अगर यूज़ करते हैं तो किस जगह पे हम शैल हैव का यूज़ करते हैं. रेयर कंडीशन होती है जब हम शैल हैव का यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले इसकी सिंपल फॉर्मेशन जो है वो हम समझ लेते हैं. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपकी ऑक्सिलरी वर्ब आई. ऑक्सिलरी वर्ब मैंने क्या बताई? विल हैव. विल हैव के बाद अब क्या आएगा? आपकी ऑक्सिलरी वर्ब आ गई. ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएगी आपकी मेन वर्ब. मेन वर्ब कौन सी आएगी? यस, अभी तक आपने देखा कि परफेक्ट टेंस में हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते आए हैं. तो यहाँ पे भी हम इसके पास्ट पार्टिसिपल का, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल का यूज़, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है. कोई भी परफेक्ट टेंस होगा, कोई भी कंप्लीटेड एक्शन होगा, तो उसमें हमेशा हम वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ना, वो हमें यही शो करता है कि एक्शन कंप्लीट है. यानी कि कोई चीज़ पहले की है, वो हमें किससे पता चलता है? इसके पास्ट पार्टिसिपल से. तो आइए फिर आगे की फॉर्मेशन देखते हैं. मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल या फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है. फिर क्या आया? ऑब्जेक्ट आया. ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा. ओके. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है. एक लेते हैं एग्जांपल. आई विल हैव टेकन द एग्जाम. मैं एग्जाम लिख चुका हूँगा. क्या हो गया? आई विल हैव
taken the exam. मैं एग्जाम लिख चुका हूँगा, मैं एग्जाम दे चुका हूँगा। जब तुम वहां पहुंचोगे या फिर जब तुम मुझे फोन करोगे तो मैं एग्जाम दे चुका हूँगा। तो इस तरह का जब सेंटेंस होगा, जब कोई एक्शन कंप्लीट हो गया होगा फ्यूचर में, तो हम उसे किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले आ गया आपका सब्जेक्ट आई के साथ हमने क्या यूज किया? विल हैव यूज किया। हाँ, फिर इसकी मेन वर्ब थी आपकी टेक, फिर आपके मेन वर्ब की टेक का पास्ट पार्टिसिपल यूज किया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी हम एग्जाम देते हैं तो हम टेकन एग्जाम लिखते हैं, हम गिवन एग्जाम नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम एग्जाम जो है लिखते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो हम उसे टेक करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम आगे इसकी निगेटिव फॉर्मेशन पे। फिर इसकी निगेटिव फॉर्मेशन को समझते हैं, या फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे सी विल हैव डन इट बाय द इवनिंग। वो शाम तक इसे पूरा कर लेगी। तो क्या मतलब हुआ? वो शाम तक इसे पूरा कर चुकी होगी। ठीक है, जब आप उसे शाम को मिलेंगे तो वो इसे पूरा कर चुकी होगी। शी विल हैव डन इट बाय द इवनिंग, मतलब जो भी कोई काम है वो कब तक कर चुकी होगी? शाम तक कर चुकी होगी। तो ये एक फ्यूचर के बारे में एक्शन बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि ये कंप्लीटेड एक्शन होगा, तो हम उसको इस तरह से ही बनाएंगे। फिर आगे आ जाते हैं, आगे आते हैं हम इसकी निगेटिव फॉर्मेशन पे। निगेटिव फॉर्मेशन क्या होगी? बहुत ही सिंपल तरीके से है, सब्जेक्ट जो कि आपका हमेशा पहले रहेगा अगर पॉजिटिव और निगेटिव है, फिर आपकी ऑक्सिलरी वर्ब विल और हैव। हाँ, अभी मैंने आपको विल भी शैल भी बताया था कि जब हम कोई अदर चीजें यूज करते हैं तो हम इनको बीच में डाल देते हैं। तो विल नॉट हैव, फिर क्या आएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आपकी आएगी? पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म। फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा आपका फुल स्टॉप। अगर इसी सेंटेंस को अगर इसी सेंटेंस को जो मैंने ऊपर लिखा था आई विल हैव टेकन द एग्जाम, मैं निगेटिव में फॉर्म करना चाहूँ तो क्या हो सकता है इसका निगेटिव फॉर्मेशन? सिंपल इसी वे में जाएंगे हम। आई था, आई विल हैव टेकन द एग्जाम था, तो विल हैव की जगह हम क्या कर देंगे? विल नॉट हैव टेकन द एग्जाम, मतलब मैं एग्जाम नहीं दे चुकी होंगी। ठीक है, आई विल नॉट हैव टेकन द एग्जाम। अगर यही सेंटेंस सेकंड वाला जो है शी विल हैव डन इट बाय द इवनिंग, अगर इसे मैं निगेटिव में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? सिंपल वही तरीका, जो विल हैव है, विल हैव की जगह हमें क्या करना होगा? विल नॉट हैव, विल नॉट हैव। फिर सेम वही सेंटेंस आपको पूरी तरह से बनाना है, डन इट बाय द इवनिंग, मतलब मैं शाम तक ये काम नहीं कर चुकी होंगी, सॉरी वो शाम तक ये काम नहीं कर चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पे सी है तो वह है। ठीक है, आपने देखा कि दोनों जगह पे मैंने किनका यूज किया? विल हैव का यूज किया। मैं अभी तक यहाँ पे विल हैव का यूज बता रही हूँ, आपको मैंने शैल हैव का यूज नहीं बताया। तो शैल हैव का यूज मैं बताऊंगी जब मैं इसके यूजेस बताऊंगी, उस पर ध्यान दे ले। आप पूरी वीडियो आप देखते रहिए तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है, आगे आते हैं इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन पे। तो इंट्रोगेटिव की फॉर्मेशन हम हमेशा कितने टाइप से करते हैं? 2 टाइप से करते हैं। कौन कौन से 2 टाइप होते हैं? आपको बहुत अच्छे से पता है कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप वो होता है जिसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब पहले यूज करते हैं, और सेकंड टाइप वो होता है जिसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो दोनों को पहले हम लिख लेते हैं, फिर उनको समझते हैं। क्या होगा आपकी यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? विल हैव है ना, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है। आपको मैंने बताया ना, जब इस तरह की फॉर्मेशन होती है, दो ऑक्सिलरी वर्ब एक साथ होती हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो हम उनको बीच में डालते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे बीच में डाला। अगर इसी का हम निगेटिव भी बनाते तो हम क्या करते? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस हैव, ठीक है, इस तरह से करते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। सेम इसमें भी यही चीज होगी, यहाँ पे सिर्फ नॉट ऐड हो गया है, पूरा वैसे ही प्रोसेस रहेगा। फिर आते हैं इसकी सेकंड फॉर्मेशन पे। सेकंड फॉर्मेशन किस तरह की होगी, सबसे पहले आपके क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएंगे, WH वर्ड्स आ जाएंगे। WH वर्ड्स के बाद आपकी विल हैव यानी कि आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका आएगा क्वेश्चन मार्क। यस, ठीक है। दोनों के सेंटेंसेस देखते हैं, और दोनों के सेंटेंस जब आप देखेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऊपर वाले सेंटेंस को ही चलो हम इंट्रोगेटिव में फॉर्म करते हैं, आई विल नॉट हैव टेकन द एग्जाम। तो इसको अगर हम इंट्रोगेटिव में फॉर्म करते हैं, हम अगर पूछते हैं क्या तुम एग्जाम दे चुके होगे, क्या तुम खाना खा चुके होगे, इस तरह के जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसको पहले वाली फॉर्मेशन के अनुसार बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, चलिए पहला वाला बनाते हैं, क्या तुम एग्जाम दे चुके होगे। तो विल यू हैव टेकन the exam, will you have taken the exam, क्या तुम एग्जाम दे चुके होगे। तो और मैंने दूसरा सेंटेंस क्या बोला कि क्या तुम खाना खा चुके होगे या तुम खाना बना चुके होगे। तो जब हम इस तरह से पूछ रहे हैं क्या तुम खाना बना चुके होगे, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, विल यू हैव प्रिपेयर्ड द फूड, मतलब क्या तुम खाना बना चुके होगे, तैयार कर चुके होगे। अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन ऐड कर दूं कि अगर उसने आंसर दिया यस आई हैव प्रिपेयर्ड द फूड, आई विल हैव प्रिपेयर्ड द फूड, मैं खाना बना चुका हूँगा, तो मैं पूछ सकती हूँ तुम खाने में क्या क्या बना चुके होगे। तो जब मैंने आंसर बीच में दिया कि तुम खाने में क्या क्या बना चुके होगे, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब हम क्या क्या का यूज़ कर रहे हैं, 2 टाइम्स हम किसी क्वेश्चन वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश में भी उसको 2 टाइम्स में ही राइट करेंगे, हम एक टाइम ही उसको लिखते हैं। तो क्या हो गया वो, व्हाट विल यू हैव प्रिपेयर्ड for food or dinner। या फिर टू ईट, ठीक है। इसको देखिए, व्हाट विल यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर डिनर या फिर टू ईट का हम यूज करेंगे। इन दोनों में से किसी एक चीज का यूज करना होता है कि खाने में तुम क्या क्या बना चुके होगे। अगर हम ये बोल रहे हैं तो टू ईट, आप खाने में क्या क्या बना चुके होंगे, या फिर हम डिनर के लिए क्या क्या बना चुके होंगे, तो व्हाट विल यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर डिनर, ठीक है, इस तरह से। तो आपको ये सारी फॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। फॉर्मेशन क्लियर होने के बाद हम आ जाते हैं इनकी यूजेस को समझते हैं कि इनका हम यूज कहाँ पे करते हैं। आपको अगर एक बार यूज समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीसीडिंग एक्शन क्यों आपको समझना इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले जो पॉइंट लिखा हुआ है, प्रीसीडिंग एक्शन विल बी कंप्लीटली फिनिश्ड। जब प्रीसीडिंग एक्शन होता है कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाता है बिफोर द सक्सीडिंग एक्शन स्टार्ट्स इन फ्यूचर। जो भी कोई सक्सीडिंग एक्शन स्टार्ट होने वाला है फ्यूचर में, ये ध्यान दीजिएगा सक्सीडिंग एक्शन है लेकिन वो फ्यूचर में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो एक एक्शन आपका प्रीसीडिंग हुआ, एक एक्शन आपका कैसा हुआ,
सक्सीडिंग हुआ, तो दोनों एक्शन को जब आप बनाएंगे, दोनों एक्शन जब एक साथ होंगे, तो जब प्रोसीडिंग एक्शन है वो पूरी तरह से फिनिश हो गया होगा, तब आपका दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? शी विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड व्हेन आई रीच होम, मतलब जब मैं घर पहुंचूंगा तब वो खाना बना चुकी होगी, यानी कि खाना बनाने का जो काम है वो पूरा हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद वो घर पहुंचेगा, घर में आने के बाद जो काम करेगा वो अलग चीज़ है, उसके बाद उसके सक्सीडिंग एक्शन स्टार्ट होंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक एक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दोनों ही एक्शन फ्यूचर में होने वाले हैं। तब भी हम इस सेंटेंस के, यानी कि तब हम किसका यूज़ करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट का हम यूज़ करेंगे। अब ये देखिए, मैंने आपके लिए सैल के लिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कहाँ पे हम सैल का यूज़ करते हैं। तो सैल हैव यूज्ड when an action will be completed before a particular time। अब ये क्या चीज है? ये भी तो पहले टाइम के पहले कंप्लीट हुए थे, यानी कि हम परफेक्ट टेंस बना रहे हैं, फ्यूचर के लिए बना रहे हैं, तो हम पहले से ही बता रहे हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे ये पर्टिकुलर टाइम का यूज क्यों किया है? यहाँ पे मैंने ये पर्टिकुलर टाइम इसलिए दिखाया है कि यहाँ पे देखिए आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया था, व्हेन आई रीच होम। पॉइंट ऑफ टाइम ये चीज है ना, व्हेन आई रीच होम। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर टाइम दे रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक एग्जैक्ट टाइम देंगे कि इस समय तक। ठीक है, अभी वो बोला कि मैं घर पहुंचूंगा तब तक, अब क्या हो गया कि मैं 6 बजे तक घर पहुंचूंगा तब तक। ठीक है, यानी कि टाइम को हमने एक्सप्रेस कर दिया, टाइम एक्सप्रेशन आ गया इसमें, तो वो चीज़ और ज़्यादा डेफिनाइट हो गई। तो उसको जब हम शो करेंगे तब हम क्या करेंगे? शैल हैव का यूज़ करेंगे। वी शैल हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट सेक्शन बाय मंडे। मंडे तक हम अपना फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह का जब सेंटेंस होगा तो हम इस शैल हैव का भी यूज़ करेंगे, लेकिन शैल हैव का यूज़ बहुत ही रेयर कंडीशंस में किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप शैल हैव का ही यूज़ करें। अगर आप इसे विल हैव से भी बनाते, अगर यही सेंटेंस हम विल हैव से भी बनाते तो भी ये पूरी तरह से करेक्ट था, इसमें कोई भी गलती आप नहीं कह सकते थे कि कोई भी चीज़ गलत है। आप इसकी इंटेंशन को भी गलत नहीं कह सकते थे कि हमने पूरी तरह से इसको इंटेंसिव शो नहीं किया है या डिटरमाइन शो नहीं किया है। यहाँ पे ये रेयर कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हम शैल हैव का यूज़ करते हैं, शैल हैव का यूज़ करते हैं। फिर आ जाते हैं नीचे, जब हम इनका यूज़ टाइम एक्सप्रेशन पर करते हैं। एक तो मैंने शैल हैव का यूज़ बताया टाइम एक्सप्रेशन के लिए, फिर हम आपको बताते हैं कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसका यूज़ भी हम यानी कि टाइम एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। वैसे टाइम एक्सप्रेशन जो है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म है, तो वो पूरी तरह से उसमें ही यूज़ किया जाता है, लेकिन कभी कभी ये परफेक्ट में भी यूज़ किया जाता है। कब ऐसा किया जाता है वो आपके लिए लिखा हुआ है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको आप टाइम एक्सप्रेशन अगर नहीं दे रहे हो तो आप उन्हें कंप्लीट नहीं बता सकते। ठीक है, अगर आप उन्हें कंप्लीट बताना चाहते हैं कि वो एक्शन ऐसा कंप्लीटेड एक्शन है, लेकिन उसके साथ आपको टाइम भी जोड़ना पड़ेगा, तभी वो कंप्लीटेड एक्शन माना जाएगा। अगर आप इसे देखें, अगर आप इसे इसका एक प्रेजेंट के साथ कनेक्शन आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ही विल हैव नोन फॉर 2 years, वो उसे जान चुका होगा कम से कम 2 सालों से। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? अगर हम इसके विल को गायब कर दें, इसके विल को हम इरेज कर दें, तो क्या होगा? ही हैव नोन हर फॉर 2 years, वो कम से कम उसे कितने समय से जानता है? 2 सालों से जानता है, तब ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जब एक्शन कंप्लीट भी है, लेकिन उसको हम तभी एक्सप्रेस कर सकते हैं जब हम टाइम को एक्सप्रेस करें, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टाइम एक्सप्रेशन का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कंफ्यूजन होने वाली नहीं है कि हम टाइम एक्सप्रेशन का यूज़ यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल वे है कि आपको कुछ चीज़ों के साथ ये चीज़ें दिखानी ही पड़ेंगी कि ये इतने टाइम में या इस टाइम पे हुआ, तो वो चीज़ शो करने के लिए आपको टाइम एक्सप्रेशन का यूज़ करना है और आपको इस तरह से सेंटेंस मेक करने हैं। आज की क्लास में यही है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में।
या फिर मैं कहूँ टाइम एक्सप्रेशन के बारे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग,